गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। इस समय हमारी क्लास लेट हो रही है। घर में प्रॉब्लम हो गई है, बच्चे का हाथ फ्रैक्चर हो गया है, जिसकी वजह से हमारी क्लासें लेट हो रही हैं। खैर, अब लेट नहीं होंगी, कोशिश करेंगे कि टाइम पर आप लोगों को क्लास मिल जाए। तो प्रैक्टिस सेट 9 है। चलिए देखते हैं प्रश्न 1। प्रश्न 1 है कि जेनरेटिव व्याकरण जेनरेटिव ग्रामर के प्रवर्तक हैं। ए है सस्यूर, बी है ब्लूमफील्ड, सी है नोम चॉम्स्की, डी है हम्बोल्ट। तो प्रश्न 1 का सही आंसर आप लोग दीजिए कि जेनरेटिव व्याकरण के प्रवर्तक कौन है। प्रश्न 1 का सही आंसर है सी, नोम चॉम्स्की हैं। कौन है? तो नोम चॉम्स्की। अगला प्रश्न है प्रश्न 2। प्रश्न 2 है ध्वनि विज्ञान का संबंध है। ध्वनि विज्ञान यानी कि फोनेटिक्स का संबंध है। ए है अर्थ से, बी है वाक्य संरचना से, सी है शब्द रचना से, डी है ध्वनियों के उच्चारण से। तो प्रश्न 2 का सही आंसर आप लोग करिए। ध्वनि विज्ञान फोनेटिक्स का संबंध है। प्रश्न 2 का सही आंसर है डी, ध्वनियों के उच्चारण से। किससे? तो ध्वनियों के उच्चारण से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 3। प्रश्न 3 है कि मॉर्फोलॉजी का संबंध किससे है। मॉर्फोलॉजी का संबंध किससे है? ए है वाक्य, बी है ध्वनि, सी है शब्द रचना, डी है अर्थ से। तो प्रश्न 3 का सही आंसर है सी, शब्द रचना से है। किससे है? तो मॉर्फोलॉजी का संबंध शब्द रचना से है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 4। प्रश्न 4 है कि सेमेंटिक्स का अध्ययन क्षेत्र है। ए है ध्वनि, बी है शब्द, सी है अर्थ, डी है वाक्य। तो प्रश्न 4 का सही आंसर, प्रश्न 4 का सही आंसर है अर्थ। क्या है? तो प्रश्न 4 इनकी सेमेंटिक्स का अध्ययन क्षेत्र है, इसका सही आंसर है सी, अर्थ। अगला प्रश्न है प्रश्न 5। प्रश्न 5 है, ये हम क्या लेकर आए हैं? एमसीक्यूज, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप लोग क्लास को जरूर देखिए। प्रश्न 5 है कि प्रकृति और प्रत्यय का संबंध किससे है। प्रकृति और प्रत्यय का संबंध किससे है? ए है ध्वनि विज्ञान से, बी है रूप विज्ञान यानी कि मॉर्फोलॉजी, सी है वाक्य विज्ञान, डी है अर्थ विज्ञान। तो प्रकृति और प्रत्यय का संबंध किससे है? प्रश्न 5 बताइए। प्रश्न 5 का सही आंसर दीजिए, जिसमें कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक ऑप्शन सही है, वो सही ऑप्शन आप लोगों को पहचानना है, बाकी 3 गलत हैं। तो कौन सा ऑप्शन है जो कि सही है? प्रश्न 5 का सही आंसर प्रकृति और प्रत्यय का संबंध किससे है? तो रूप विज्ञान से है, मॉर्फोलॉजी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 6 कि हिंदी भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है। हिंदी भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? ए है द्रविड़, बी है ऑस्ट्रिक, सी है हिंद यूरोपीय, डी है चीन तिब्बती। तो हिंदी भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? प्रश्न 6 का सही आंसर करिए। प्रश्न 6 का सही आंसर है सी, हिंद यूरोपीय से। किससे? तो हिंदी भाषा हिंद यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 7। द्विभाषिकता यानी बाइलिंगुअलिज्म का अर्थ है ए, एक भाषा का ज्ञान, बी है 2 भाषाओं का ज्ञान, सी है 3 भाषाओं का ज्ञान, या फिर डी है कई बोलियां। इनकी द्विभाषिकता बाइलिंगुअलिज्म का अर्थ है, इसका सही आंसर है बी, 2 भाषाओं का ज्ञान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करिए। प्रश्न 8 है कि कोड
स्विचिंग का संबंध है? ए है ध्वनि परिवर्तन, बी है शब्द निर्माण, सी है दो भाषाओं के बीच परिवर्तन, डी है वाक्य रचना। तो प्रश्न 8 यानी कोड स्विचिंग का संबंध है। इसका सही आंसर है सी, दो भाषाओं के बीच परिवर्तन। कोड स्विचिंग का संबंध है, इसका सही आंसर है सी, दो भाषाओं के बीच परिवर्तन। प्रश्न 9 है कि ध्वन्यात्मक लिपि का संबंध है? ए अर्थ से, बी शब्द से, सी ध्वनि से, डी वाक्य से। तो ध्वन्यात्मक लिपि का संबंध है। प्रश्न 9 का सही आंसर करिए, जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक ऑप्शन सही है, वो सही ऑप्शन आप लोगों को पहचानना है और बाकी 3 गलत हैं। तो प्रश्न 9 का सही आंसर है सी, ध्वनि से। किससे? तो ध्वनि से, यानी कि ध्वन्यात्मक लिपि का संबंध है ध्वनि से। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट लिखिए। प्रश्न 10 है कि हिंदी में का ध्वनि है? हिंदी में जो का ध्वनि है वो क्या है? ए है स्वर, बी है अर्ध स्वर, सी है व्यंजन या फिर डी है अनुस्वार। तो प्रश्न 10 का सही आंसर, प्रश्न 10 का सही आंसर है सी, व्यंजन। यानी हिंदी में जो का ध्वनि है वो व्यंजन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 11, संज्ञा और क्रिया का संबंध किस स्तर से है? ए है ध्वनि स्तर से, बी है व्याकरणिक स्तर से, सी है अर्थ स्तर या फिर डी है ध्वन्यात्मक स्तर। तो प्रश्न 11 का सही आंसर, संज्ञा और क्रिया का संबंध किस स्तर से है? इसका सही आंसर है बी, व्याकरणिक स्तर से। किससे? तो व्याकरणिक स्तर से है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 12 कि पिडजिन भाषा का निर्माण होता है? पिडजिन भाषा का निर्माण होता है? ए साहित्य सृजन हेतु, बी है धार्मिक प्रयोजन हेतु, सी है व्यापारिक संपर्क हेतु, डी है शिक्षा हेतु। तो प्रश्न 12 का सही आंसर, यानी पिडजिन भाषा का निर्माण होता है तो इसका सही आंसर है सी, व्यापारिक संपर्क हेतु। प्रश्न 13 है, प्रश्न 13 है कि मानक भाषा का आधार है, मानक भाषा का आधार है? ए है स्थानीय बोली, बी है प्रतिष्ठित बोली, सी है जन भाषा, डी है लिपि। तो प्रश्न 13 का सही आंसर करिए आप लोग। प्रश्न 13 मानक भाषा का आधार होता है, इसका सही आंसर। तो प्रश्न 13 का सही आंसर है बी। क्या है? तो बी, प्रतिष्ठित बोली, यानी मानक भाषा का आधार होता है। प्रश्न 13 का सही आंसर है बी, प्रतिष्ठित बोली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 14। प्रश्न 14 है कि रामस्वरूप चतुर्वेदी, यहाँ पर हम कुछ रामस्वरूप चतुर्वेदी से संबंधित प्रश्नों को लाए हैं जो कि एग्जाम में आलोचक भी पूछे जाते हैं। तो आलोचक हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। प्रश्न 14 है कि रामस्वरूप चतुर्वेदी की आलोचना दृष्टि मुख्यतः किस प्रवृत्ति से जुड़ी मानी जाती है? ए है छायावादी भाववाद, बी है मार्क्सवादी यथार्थवाद, सी है संरचनात्मक एवं आधुनिक आलोचना दृष्टि, डी है केवल रस सिद्धांत। तो प्रश्न 14 का सही आंसर करिए, जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोगों को वो ऑप्शन चूज करना है जो कि करेक्ट है, बाकी 3 इनकरेक्ट हैं। तो प्रश्न 14 का सही आंसर, रामस्वरूप चतुर्वेदी की आलोचना दृष्टि मुख्यतः किस प्रवृत्ति से जुड़ी मानी जाती है? तो इसका सही आंसर है सी, संरचनात्मक एवं आधुनिक आलोचना दृष्टि से जुड़ी मानी जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 15। इसके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। चलिए मैं पहले इसको पढ़ देती हूँ, बाद में ऑप्शन दिखाती हूँ। प्रश्न 15 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि जिसमें 3 कथन दिए गए हैं, आप लोगों को
उन पर विचार करना है और सही विकल्प को चुनना है। 1 है कि राम स्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी आलोचना को आधुनिक विमर्शों से जोड़ा है। बी है वे परंपरागत रस अलंकार पद्धति के कट्टर समर्थक थे। सी है यानी कि 3 है कि उन्होंने समकालीन साहित्य की वैचारिक समीक्षा की है। यानी सही विकल्प चुनना है अब आप लोगों को। चलिए मैं आप लोगों को विकल्प दिखा देती हूँ। ए है केवल 1 और 2 सही है। बी है केवल 1 और 3 सही है। सी है केवल 2 और 3 सही है। डी है 1, 2 और 3 सही है। तो प्रश्न 15 है यानी कि राम स्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी आलोचना का आधुनिक विमर्श से जोड़ा है। आधुनिक विमर्शों से जोड़ा है। बी है वे परंपरागत रस अलंकार पद्धति के कट्टर समर्थक थे। 3 है उन्होंने समकालीन साहित्य की वैचारिक समीक्षा की है। तो इसका जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये गलत है, यानी कि वे परंपरागत रस अलंकार पद्धति के कट्टर समर्थक थे, तो वो समर्थक नहीं थे। इसका 2 गलत है। 1 और 3 सही है। देखते हैं 1 और 3 किस में है, तो ये है बी में, केवल 1 और 3 सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न 16। प्रश्न 16 है कि राम स्वरूप चतुर्वेदी का आलोचनात्मक लेखन, राम स्वरूप चतुर्वेदी का आलोचनात्मक लेखन मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है। ए है भक्तिकालीन काव्य। बी है रीति काव्य। सी है आधुनिक हिंदी साहित्य और आलोचना सिद्धांत। डी है केवल लोक साहित्य, केवल लोक साहित्य। तो प्रश्न 16 का सही आंसर, प्रश्न 16 का सही आंसर है सी। क्या है, तो सी यानी आधुनिक हिंदी साहित्य और आलोचना सिद्धांत से राम स्वरूप चतुर्वेदी संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 17, जिसमें एसर्शन और रीजन दिया गया है। तो चलिए देखते हैं एसर्शन और रीजन। प्रश्न 17 है, एसर्शन ए है कि राम स्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी आलोचना में वैचारिक अनुशासन स्थापित करने का प्रयास किया। फिर है इसका रीजन है यानी कि कारण है कि वह साहित्य को केवल सौंदर्य अनुभव तक सीमित मानते थे। कोट के माध्यम से हम देखते हैं ए है ए और आर दोनों सत्य है तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। बी है ए और आर दोनों सत्य हैं पर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी है ए सत्य है पर आर असत्य है। डी है ए असत्य है आर सत्य है। तो प्रश्न 17 का सही आंसर, प्रश्न 17 का सही आंसर है सी, यानी कि ए सत्य है। ए है एसर्शन ए है कि राम स्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी आलोचना में वैचारिक अनुशासन स्थापित करने का प्रयास किया है। क्या है, तो ये है सत्य। वह रीजन है, रीजन आर है कि वह साहित्य को केवल सौंदर्य अनुभव तक सीमित मानते थे। नहीं, ये गलत है। ए सत्य है आर असत्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 18। प्रश्न 18 है कि राम स्वरूप चतुर्वेदी की आलोचना में, राम स्वरूप चतुर्वेदी की आलोचना में किस तत्व पर विशेष बल मिलता है। ए है केवल काव्य रस। बी है लेखक का निजी जीवन। सी है पाठ केंद्रित विश्लेषण और संरचना। डी है धार्मिक संस्था। तो राम स्वरूप चतुर्वेदी की आलोचना में किस तत्व पर विशेष बल मिलता है, तो इसका सही आंसर है सी, पाठ यानी कि टेस्ट केंद्रित विश्लेषण और संरचना पर विशेष बल मिलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 19। प्रश्न 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राम स्वरूप चतुर्वेदी के संदर्भ में उपयुक्त है। ए है वह हिंदी के प्रथम साहित्य इतिहासकार थे। बी है वह केवल छायावादी कवि थे। सी है वह आधुनिक हिंदी आलोचना के प्रमुख सिद्धांतकारों में गिने जाते हैं। डी है वह रीतिकालीन कवि थे। तो प्रश्न 19 का सही आंसर, यानी कौन सा कथन सही है कि राम स्वरूप चतुर्वेदी के संदर्भ में उपयुक्त है, तो इसका सही आंसर है सी, वे आधुनिक हिंदी आलोचना के प्रमुख सिद्धांतकारों में गिने जाते हैं। आज का हमारा लास्ट और आखिरी प्रश्न है प्रश्न 20। प्रश्न 20 है कि जो ना दुख में दुख नहीं माने, नर है ये, नर।
चलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। पंक्ति किस कवि की है? ए है नानक देव, नीचे बाबा लाल है। चलिए मैं यहीं पे लिख देती हूँ डी बाबा लाल, बाबा लाल। ए है नानक देव, बी है दादू दयाल, सी है कबीर दास, फिर डी है बाबा लाल। तो प्रश्न 20 का सही आंसर करिए। एक बार चलिए मैं इन पंक्तियों को दोबारा पढ़ देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, जाग कंचन माटी जाने। पंक्ति किस कवि की है? तो इसका सही आंसर ए नानक देव की है। किसकी है? तो यह पंक्ति है नानक देव की। उम्मीद है आप लोगों को हमारा यह जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो कि ऑल एग्जाम, सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, चाहे वह टीचिंग का एग्जाम हो या नॉन टीचिंग एग्जाम हो, सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। अगला हमारा प्रैक्टिस सेट होगा प्रैक्टिस सेट 20। चलिए बढ़ते हैं। थैंक यू।